सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। हेल्थ की डिफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ ने दी थी 1948 में। क्या हेल्थ, क्या स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। ये डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन थी 1948 में। इन्होंने इस डिफिनेशन को दिया था। इसमें यह कि कंप्लीटली, अब वो एकदम कंप्लीट मेंटल साउंड हो, उसका मतलब फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी वो एकदम करेक्ट पोजीशन में हो। तो इस तरीके की चीज जो अगर देखा जाए तो यूनिवर्सली पॉसिबल नहीं है ना। और आगे इन्होंने क्या ऐड किया था, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इन्होंने कहा कि कोई इन्फर्मिटी हो, कोई डिजीज हो, अगर ये सिर्फ इसका एब्सेंट है तो इसको हम हेल्थ नहीं कहेंगे। ये डब्ल्यूएचओ की एक डिफिनेशन दी गई थी सबसे पहले 1948 में। लेकिन इसमें बहुत लूप होल्स हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये डिफिनेशन कहीं पे भी फिट नहीं होती है। बाद में इसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई किया गया था। इसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई करके ये बताया गया कि एंड द एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, इस तरीके की वो लाइफ अगर जी रहा है तो उसको हेल्थ कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। लेकिन इसमें लूप होल वही अभी भी बरकरार है। अगर कोई आदमी है, मान लीजिए किसी एक पर्सन को आप ले लीजिए, उसमें ये तीनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। फिजिकल, मेंटल और सोशली वो फिट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसे एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो इस चीज को देखते हुए फिर डब्ल्यूएचओ के कुछ एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होते हैं उनके अलग अलग, तो उन्होंने एक और ऑपरेशनल डिफिनेशन दी। ऑपरेशनल डिफिनेशन दी जो थोड़ा बहुत सही है प्रेजेंट सिनेरियो में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कंडीशन आर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन जनरल। अब आप अपना मिजाज मोतदिल तिब्बी और मिजाज मोतदिल हकीकी लेके आइए यहाँ पे। मिजाज मोतदिल हकीकी क्या है कि उसको कायनात में जितनी भी चीजें सब एक क्या है, मसावी मकदार में उसे मिलनी चाहिए। मसावी मतलब एकदम इक्वल इक्वल एक पर्सन में, जो पॉसिबल नहीं है। वही चीज है ना। तो उसमें क्या आया, तिब्बी आया कि उस इंसान के लिए एक बेहतर जिंदगी गुजारने की जो जितनी जरूरत है वो चीज उसे मिलनी चाहिए। वो चीज उसे मिलनी चाहिए, यही तिब्बी था। और सेम चीज यहाँ पे सेकंड वाला देखिएगा कि कंडीशन या क्वालिटी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की ऐसी कंडीशन या क्वालिटी हो कि वो उसका जो फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग हो, और उस गिवन कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो रह रहा हो वहां को अपने आप को एडुकेटली अडाप्ट कर चुका हो और नॉर्मली वो अपना फंक्शन कर रहा हो। यही चीज हेल्थ मानी गई बाद में। ये ऑपरेशनल डिफिनेशन थी। बाकी ये जो पहली वाली डिफिनेशन थी, जो फर्स्ट डिफिनेशन दी गई थी, ये एक आइडियलिस्टिक गोल था, आइडियल गोल। आइडियल गोल का मतलब क्या है, ये ऐसा गोल होता है जिसको पाना बड़ा मुश्किल होता है। आइडियल सिनेरियो पाया ही नहीं जाता है, उसी के आसपास की चीजें मिलती है। तो इसलिए इसको ऑपरेशनल डिफिनेशन को इसको लेके आया गया कि अगर कोई आदमी है, कोई पर्सन है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी जीवन कंडीशन में जहाँ पे वो रह रहा है, हैबिटेट है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। नॉर्मल फंक्शन अगर वहां पे उसका चल रहा है तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा है, हेल्दी कंडीशन में है। ये डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन थी हेल्थ से रिलेटेड। अब हेल्थ में ये एक चीज आपने और देखा होगा, वेल बीइंग। व्हाट इज वेल बीइंग, बहुत ब्रॉड टर्म है कि वेल बीइंग हम कब कहेंगे। तो वेल बीइंग कहने के लिए इसका एक पूरा कंसेप्ट लेके आया गया। इसका अलग से कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग। कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग में दो कंपोनेंट लेके आएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में आया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब उसके लिविंग का क्या स्टैंडर्ड है, किस तरीके से वो पर्सन रह रहा है। ये चीज हो गई ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव के माने अगर आप जाने कि जो ना आपको देख के सामने वाला क्या चीज परसीव कर रहा है, आपको देख के सामने वाला जज कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होता है। और दूसरा आता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट, जो खुद, जो पर्सन, गिवन कंसर्न पर्सन है, वो खुद फील कर रहा है। आपके बारे में बात हो रही है, यानी आप अगर उस चीज को फील कर रहे हैं, अपनी कंडीशन को सबसे बेहतर आप खुद फील कर सकते हैं, वो चीज हो जाती है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। और सब्जेक्टिव कंपोनेंट में आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्दर जो दो चीजें आती हैं, HDI एंड PQLI, है ना। ये दो चीजें आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड
फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है इसी वेलबींग के कंसेप्ट का, और सब्जेक्टिव कंपोनेंट जो है वो HDI एंड PQLI होते हैं। ठीक। अब भाई ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है कि मतलब ये जो एक नॉर्मल पर्सन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली रूटीन लाइफ में वो क्या चीज खरीद रहा है, क्या चीज कंज्यूम कर रहा है, कौन सी सर्विसेज का वो इस्तेमाल कर रहा है, इन सब को एक स्केल पर देखा जाता है, और फिर उसके बाद उसके स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको डिफाइन किया जाता है। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इनकम, ऑक्यूपेशन, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, किस तरीके के घर में रह रहा है, सैनिटेशन वहाँ का कैसा है, बहुत पुअर है, बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, किस तरीके की डाइट वो ले रहा है ना। एंड लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज, है ना। रिक्रिएशनल सर्विसेज मतलब वो जिस सोसाइटी में रह रहा है वहाँ पे हेल्थ का प्रोविजन क्या है, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है कि नहीं है ना। एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं आसपास नहीं है। रिक्रिएशनल के लिए मतलब शाम में पार्क्स हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये एक पर्सन के लिविंग स्टैंडर्ड को बताती हैं। और कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग में ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। क्या है? दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारी चीजें थी। अब इनमें एक चीज कॉमन है, आप देखिए एक चीज कॉमन है। हाउसिंग के लिए अगर किसी को घर खरीदना है क्या चीज चाहिए? पैसा, है ना। पैसा। हेल्थ से रिलेटेड दवा खरीदनी है, हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन कराना है, क्या चीज चाहिए? पैसा। एजुकेशन में कहीं पे एडमिशन लेना है, स्कूल भेजना है बच्चे को, क्या चीज चाहिए? पैसा। तो इसमें एक चीज आई, पैसा सबसे कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ गई इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। इसलिए ये कहा जाता है कि जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है डिपेंड्स ऑन पर कैपिटा GNP, यानी जो पर्सन है, कंसर्न पर्सन है, उसके किस तरीके का डेली की इनकम है, या ईयरली मंथली जो भी उसका निकाला जाए, किस तरीके की उसकी इनकम है, उसी पे उसका स्टैंडर्ड जो लिविंग का है वो डिपेंड करता है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा GNP, यानी अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पैसा ही सब कुछ। कहने का मतलब इस पूरे तीनों लाइन में आप देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो टोटली अगर हम कहें कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मनी पे, पैसा पे, पर कैपिटा GNP, इसको इस तरीके से याद रखना है। ये था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का। अब सब्जेक्टिव क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। दो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा कॉमन है जो यूज किए जाते हैं आमतौर से, HDI एंड PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI। इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, PQLI में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। ये चीज देखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दोनों के दोनों चीजें यहीं पे है। और लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट ये चीज है, ये डिस्टिंग्विश करती है PQLI और HDI के दरमियान, है ना। लिटरेसी रेट यहाँ पे यानी कितना पढ़ा हुआ है वो पर्सन, इस तरीके से। तो ये फिजिकल क्वालिटी है लाइफ इंडेक्स की तीन चीजें हैं, तीन पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड लिटरेसी रेट, है ना। तो अब PQLI मान लीजिए किसी का ये देखना है कि फिजिकली इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किस तरीके की है, तो इसका एक स्केल आया, इसका एक स्केल आया, और वो स्केल है 0 to 100 पे हम इसको मेजर करते हैं। PQLI को 0 to 100 पे मेजर किया जाता है। और करेंटली जो है इंडिया का जो स्केल है वो कितना है? 56। 65, है ना। इंडिया का सिक्सटी जो है फाइव 65। नंबर है, इसमें अगर 0 to 100 की स्केल पे हम देखें, करेंटली जो इंडिया का नंबर है वो 65 है, PQLI। इसकी रेंज क्या है? 0 to 100 है। तीन इसके पैरामीटर्स होते हैं। सेकेंड चीज आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी तीन कंपोनेंट है, इसमें भी तीन कंपोनेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अब यहाँ पे देखिएगा PQLI में क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, और यहाँ पे HDI में एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी बर्थ पे जो बच्चा पैदा हुआ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये देख के चलेंगे कि लिविंग कंडीशन, इस जो गिवन कंडीशन है उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है
जिस हैबिटेट में वो रह रहा, आगे चलकर वो कितने साल तक वो अपनी लाइफ को गुजार सकता है, मतलब कितने साल जिंदा रह सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इस चीज को बताती है। दूसरी चीज नॉलेज, अब नॉलेज में ये है कि ये बंदा जो पैदा हुआ इसकी मीन ईयर स्कूलिंग कितनी होगी। मीन ईयर स्कूलिंग यानी 8 साल पढ़ेगा कि 10 10 साल पढ़ेगा, 15 साल पढ़ेगा, इस चीज को नॉलेज में एट्रीब्यूट किया गया। एंड थर्ड चीज आती है इनकम। थर्ड चीज है इनकम। अब देखिए, इनकम जो है वो एचडीआई में है और पीक्यूएलआई में इनकम नहीं है। तो कभी कभी एक चीज अगर याद हो जाती है ना तो वो भी बड़ा काम कर जाती है ना। आंसर बाई एक्सक्लूजन जिसको हम कहते हैं। इनकम किसमें है, एचडीआई में। पीक्यूएलआई में इनकम नहीं है। ये तीन तीन कंपोनेंट थे। अभी इसका जो रेंज है एचडीआई का, इसका जो स्केल है वो 0 to 1 पे करते हैं। 0 to 1, इतना ही इसका स्केल है। इसी की बुनियाद पे देखा जाता है। तो इंडिया की वैल्यू करंट सिनेरियो में जो है वो 0.63 है। 0.63, थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो 633 है ना? इंडिया की पोजीशन इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसकी रेंज है 0 to 1, और इंडिया कहाँ पे है, 0.63 में। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है कि अगर दो कंट्रीज का हम डेवलपमेंट असेस करना है, किसी दो कंट्रीज को हमें साइमल्टेनियसली ये देखना है कि किसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो किस चीज से हम उसे कंपेयर करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई जो है, एचडीआई जो है, इसी से कंपेयर किया जाता है। एचडीआई से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम है। इनकम का मतलब पर कैपिटा जीएनपी वाला रूल है। तो आप देखते होंगे कि जीडीपी की बात बहुत होती है हर कंट्री में ना, तो वो बेसिकली क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो पर कैपिटा के हिसाब से ही निकलता है। तो पर कैपिटा जीएनपी जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो इसी की बुनियाद पर अगर कोई पूछे कि दो कंट्री है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको देखना है ना, उनका डेवलपमेंटल ग्रोथ आपको देखना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। 0 to 1 इसका स्केल है, और इंडिया की वैल्यू इस वक्त कितनी है, इंडिया कहाँ पे है, 0.63, और पीक्यूएलआई में इंडिया कहाँ पे है, 65, 65th नंबर पे है। एक और इंडेक्स यूज होता है कॉमनली, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडेक्स है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। उसमें अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज का अलग दिया, डेवलपिंग कंट्रीज का अलग दिया। 10 पॉइंट स्केल उसमें यूज होता है। ना, उसको जानने की जरूरत नहीं, बस एक चीज इतना अगर हम याद रख ले कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एचडीआई का। इस एचडीआई को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, वो कॉम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि जो जो जितना जितना अमीर होगा उतना ही अच्छा उसका एचडीआई होगा, मतलब पर कैपिटा जीएनपी जिस कंट्री की अच्छी होगी उसका एचडीआई भी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पे पैसा होगा वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छा होगा। सारी चीजें हैं। तो एचडीआई जो है ये दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब आइए, हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। अब ये सिर्फ नाम है। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स एंड मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, ये दो जरूरी चीजें हैं ना। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में बहुत है, यानी डेथ से रिलेटेड कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं नॉर्मली। क्रूड डेथ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है अंडर 5, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ये सारे क्या, ये मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है, डेथ से रिलेटेड इंडिकेटर्स है। सेकंड चीज आती है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। व्हाट इज मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी किसे कहते हैं। मॉर्बिडिटी के माने ये होता है कि स्टेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो हेल्थ से अलग हो, हेल्थ से दूर हो। मतलब किसी को बीमारी हो, किसी को इन्फर्मिटी हो गई हो, है ना, वो सही से काम ना कर पा रहा हो, डिसेबिलिटी हो गई, वो सारी चीजें किस में आएगी, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में आएंगे। इसमें इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस है, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस है, नोटिफिकेशन रेट डिजीज से रिलेटेड है, अटेंडेंस रेट है, ओपीडी हेल्थ सेंटर, मतलब वो पर्सन साल में कितनी बार ओपीडी विजिट करता है या किसी हेल्थ सेंटर पे विजिट करता है, हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहता है, बार बार उसको एडमिट होना पड़ रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हॉस्पिटल में कितने दिन तक वो स्टे करता है। ये सारी चीजें जो ये मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, ये अगर कोई हॉस्पिटल में कंटिन्यूअसली एडमिट हो रहा है दैट मीन्स कि वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है, वो डिजीज कंडीशन में। मॉर्बिडिटी जो है वो इसी चीज को बताती है, और मॉर्टिलिटी क्या है, डेथ को बताती है। अब इसमें सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अभी हमने पिछले उसमें बात की थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ईयर एज 1। दैट मीन्स क्या था कि बर्थ पे अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहीं से मेजर की जाती है कि अंडर द गिवन सर्कमस्टांस वो कितने साल तक जिंदा रहेगा। हर जगह की है। जैसे जापान की सबसे अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है ना। इंडिया की कितनी है, 67 ईयर्स है इस वक्त।
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यही है। तो मोर्टिलिटी में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि है तो ठीक है, अभी ये जिंदा है, लेकिन हम इसको काउंट कर रहे हैं कि ये इतने ही साल जिएगा, तो इसलिए इसको मोर्टिलिटी में रखा जाता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ पॉजिटिव मोर्टिलिटी इंडिकेटर। इट इज ए पॉजिटिव मोर्टिलिटी इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी पैदा हुआ है ना, अभी उसकी डेथ नहीं हुई, बट यहीं से अभी से ये अज्यूम किया जा रहा है कि जिस कंडीशन में वो पैदा हुआ है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहेगा, वहां से वो कितने साल तक वो जिंदा रहेगा, उसकी लाइफ कितनी रहेगी। यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसी को कहा जाता है ये पॉजिटिव मोर्टिलिटी इंडिकेटर है। अब इसमें कुछ चीजें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स जो हेल्थ के हैं उसी में से निकालते हैं एक एक चीज। एक पहला है जो सुलिवान इंडेक्स। सुलिवान इंडेक्स क्या है? सुलिवान इंडेक्स को कहते हैं डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब किसी पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए 65 ईयर्स है। कितना है? 65 ईयर्स है। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 65 ईयर्स। और ये उसमें ये हुआ कि वो 10 साल वो डिसेबल रहेगा, उससे कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गया, तो उसकी डिसेबिलिटी कितनी निकल के आई? 10 ईयर्स की। उसकी डिसेबिलिटी 10 ईयर, 10 साल की उसकी डिसेबिलिटी निकल के आई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी थी 65 ईयर। तो अब सुलिवान इंडेक्स जब निकालना होता है तो इसमें क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को माइनस किया जाता है। किससे? ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो 65 को माइनस करेंगे 10 से, तो ये सुलिवान इंडेक्स आ गए 55 ईयर्स। दैट मीन्स 55 ईयर्स जो है उस पर्सन की 65 साल की जिंदगी में 55 साल जो है वो बिना डिसेबिलिटी के जिएगा, और 10 साल उसको डिसेबिलिटी होगी। तो ये सुलिवान इंडेक्स था। यही चीज इसमें डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और सुलिवान इंडेक्स का यही फार्मूला भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। इसका दूसरा नाम क्या है? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दैट मीन्स कि एक नॉर्मल पर्सन जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्स वाई जेड कुछ भी ईयर्स हो, उसमें से जितनी भी डिसेबिलिटी हो रही है आप उसको माइनस कर दीजिए। तो ये बताएंगे कि आप मान लीजिए एक्स माइनस एक्स साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, -5 ईयर, तो एक्स -5 ईयर जो उसका होगा वो किसी भी डिसेबिलिटी से फ्री रहेगा। बिना डिसेबिलिटी के वो इतने साल जिएगा। अभी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 55 ईयर्स जो है वो उसकी लाइफ जो है वो डिसेबिलिटी से फ्री रहेगी। ये होता है सुलिवान इंडेक्स। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जिसको हम डेलीज बोलते हैं। डेलीज, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब ये क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर ये क्या होता है? कोई बता रहा है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का मतलब ये होता है कि इसमें किसी की अगर प्रीमेच्योर डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई, सपोज दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहीं से फिर उठाते हैं हम एग्जांपल। 65 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी थी, है ना? और 10 ईयर्स क्या हुआ, उसको डिसेबिलिटी हो गई, 10 ईयर्स की डिसेबिलिटी हो गई। और बजाय वो पूरा 65 ईयर्स कंप्लीट करने के, 65 ईयर्स कंप्लीट करने के उसकी डेथ पहले ही हो गई किसी वजह से। प्रीमेच्योर डेथ जिसको हम कहते हैं, प्रीमेच्योर डेथ। मान लीजिए उसकी 50 ईयर्स पे ही डेथ हो गई, डिसेबिलिटी 10 ईयर्स की 5 ईयर्स पहले, तो ये जो 15 ईयर्स है, ये जो 15 ईयर्स है इसको हम कहेंगे कि ये डेली है ना। 15 ईयर्स को अब हमें माइनस करना होगा वहां से, 15 ईयर्स को वहां से माइनस करना पड़ेगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो वही है कि ईयर लास्ट टू प्रीमेच्योर डेथ एंड ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी। प्रीमेच्योर डेथ हो गई, उससे कितनी उसका ईयर लॉस हुआ उसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से, और कितने साल वो डिसेबिलिटी में जिया, तो उसको भी काउंट करते, दोनों चीजें। तो ये मोर्टिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों चीजों को बताता है ना। इसका देखिए ये ईयर लास्ट टू प्रीमेच्योर डेथ एंड ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के साथ वो जिंदा रहा। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो ये जो चीज डेली जो होती है इट इज द बेस्ट मेजर किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉपुलेशन में,
अगर किसी डिजीज के बर्डन को मेजर करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेजर जो होता है वो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होता है ना, बेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। इसको कैसे देखते हैं, अगर कोई कहे कि वन डेली, किसी पर्सन की जिंदगी में एक डेली आया, यानी वन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, एक साल का, वन का मतलब एक हो गया ना, तो 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लास्ट, मतलब उसकी जो हेल्दी लाइफ थी एक साल उसकी कम हो गई। अब उसने डिसेबिलिटी से अपने आप को एडजस्ट करके वो साल गुजारा, तो 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लास्ट, वन डेली 2 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ ईयर लास्ट, है ना। और इसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड कहाँ का यूज किया जाता है, जापान का। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सबसे स्टैंडर्ड होती है, तमाम कंट्रीज को वहीं से कंपेयर किया जाता है। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे अच्छी है ना। दिल्ली के बारे में बस दो चीजें, अगर कहीं पे क्वेश्चन ये आए कि वन डेली टू डेली, दैट मीन्स कि 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लास्ट। और कोई पूछे कि किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में डिजीज बर्डन को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, तो दैट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डेली। थर्ड, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। क्वालिटी एडजस्टेड का मतलब क्या है, इसके मतलब ये है कि कितने साल तक वो एक परफेक्ट हेल्थ में जी रहा है कोई आदमी, है ना, कोई नॉर्मल पर्सन है, और वो कितने साल तक परफेक्ट लाइफ में, अभी हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एग्जांपल लिया था, तमाम चीजें उसको अवेलेबल है, वो तमाम चीज के अवेलेबिलिटी में वो कितने साल तक जी रहा है, बेहतरीन नॉर्मल उसकी जो लाइफ है वो सबसे अच्छी गुजरी, परफेक्ट हेल्थ में वो चल रहा है, तो उसको कहा जाता है कैली, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, है ना, ईयर ऑफ लाइफ इन परफेक्ट हेल्थ। अब ये किस चीज को बताता है कैली, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज को बताता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, दोनों चीजों को मेजर करके बताता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। परफेक्ट हेल्थ अगर कोई जी रहा है तो उसके लिए हम कैली का यूज करते हैं। हम्म, और तो अब अगर इसको एसेस करेंगे, परफेक्ट हेल्थ है, तो बताइए किस चीज पे एसेस करेंगे फिर इसको, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड मेडिकल इंटरवेंशन, इसी चीज पे कैली को असेस किया जाता है। ठीक है, ये है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। अब आइए इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट, मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, डेथ सर्टिफिकेट जो नॉर्मली जो डब्ल्यू की तरफ से दिया गया है, इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट, उसमें दो पार्ट होते हैं ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी, या पार्ट वन या पार्ट टू, टू पार्ट्स होते हैं टोटल उसमें ना। पार्ट वन में क्या है, बेसिकली 3 लाइन होती है, कभी कभी जो है लाइन ना डी भी आ जाती है अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज जो है 3 लाइन ही चलती है इसमें। चौथी लाइन का मतलब ये पॉसिबिलिटी अगर हो रही उस तरीके की कंडीशन की, तभी जो है फोर्थ लाइन यूज की जाती है, अदरवाइज 3 लाइन। पार्ट वन में 3 लाइन है, एंड पार्ट टू में जो है वो सिंगल लाइन है, तो टोटल कोई पूछे तो यूजुअली जो है वो 4 लाइन्स होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट। लाइन वन ए ना, लाइन वन ए, डिजीज आर कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, अगर किसी पर्सन को, अब यहाँ पे एक एग्जांपल सबसे अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस थी, उससे क्या डेवलप हुई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, है ना, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलप हो गई। उसके बाद क्या हुआ, रीनल फेलियर, पेशेंट की डेथ हो गई। डायबिटिक था, डायबिटिक का एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपरटेंशन। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें एक सेकेंडरी कंडीशन जो है अक्सर जो को एग्जिस्ट करती है डायबिटीज के साथ, हाइपरटेंशन। अक्सर डायबिटिक पर्सन आपको हाइपरटेंसिव भी मिल जाते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा, मेन अंडरलाइन काज क्या हुआ, यहाँ पे सबसे मेन अंडरलाइन का सबसे पहले डिजीज क्या हुई थी उसको, डायबिटीज मिलाइटस। किसी की डायबिटीज से डेथ नहीं होती, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है ना। डायबिटीज क्या है, एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है डिजीज का, उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो उसी एक कॉम्प्लिकेशन में क्या है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी रीनल फेलियर भी है ना। तो अब अगर कोई पूछे कि इसमें मेन एंटी, अब ये देखिए बोल्ड लेटर वाला इसको पढ़िएगा, अंडरलाइन काज या मेन एंटीसीडेंट काज, सबसे पहले जो काज हुआ था, मेन अंडरलाइन काज क्या था डिजीज का, दैट इज डायबिटीज मिलाइटस। क्या है, डायबिटीज मिलाइटस है। उसके बाद एंटीसीडेंट या अंडरलाइन काज, उसके बाद और कौन सी फर्दर कंडीशन डेवलप हुई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यानी सीकेडी के बाद लास्ट में क्या होता है,
रीनल फेल्योर, यूरिन आउटपुट खत्म हो गया। ठीक, रीनल फेल्योर। अब यहाँ पे तीन चीज आपके सामने है, डिजीज आर कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ। डेथ कैसे हो रही है? ड्यू टू रीनल शटडाउन, रीनल फेल्योर की वजह से डेथ हो रही है। अंडरलाइन काज क्या था रीनल फेल्योर का? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी का काज क्या था? डायबिटीज मिलाइटस। तो दिस डायबिटीज मिलाइटस इज द मेन एंटीसीडेंट आर अंडरलाइन काज, जिसने डिजीज को इनिशिएट किया, शुरुआत की उस कंडीशन पे ले जाने के लिए जहां पे उसकी डेथ हुई। सेकेंड चीज आती है कोई लाइन टू में, अदर सिग्निफिकेंट कंडीशन कंट्रीब्यूटिंग टू डेथ बट नॉट रिलेटेड टू डिजीज या कंडीशन काजिंग इट। डायरेक्टली हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन ने डायरेक्ट डेथ काज नहीं की, लेकिन फर्दर जो हाइपरटेंशन में भी आप देखते हैं कि उसमें भी सीकेडी के एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं बाद में लेटर स्टेजेस में। तो सीकेडी क्या है, सॉरी हाइपरटेंशन क्या है, ये पार्ट टू का कंडीशन आ जाएगी इसमें। लाइन टू में इसको हम लिखेंगे हाइपरटेंशन को, कि इसने डिजीज के प्रोग्रेशन में हेल्प तो की, लेकिन इससे डायरेक्टली डेथ नहीं हुई है। हाइपरटेंशन से डेथ होती तो क्या होता? इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता, है ना, ये सारी चीजें, रेटाइनल डैमेज होता, हो सकता है वहां से आपकी डिस्क जो है वो स्वेल कर जाती। तो हाइपरटेंशन से दूसरी कंडीशन डेवलप होती जो डेथ काज कराती, लेकिन यहाँ पे हाइपरटेंशन एक्सीलरेट करा रहा था किस चीज को? रीनल डैमेज को, ना, जो फर्दर जो है उस कंडीशन को और डिटोरिएट कर रही थी। तो मेन एंटीसीडेंट या अंडरलाइन काज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है। तो अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एआई पीजीटी में तो कभी नहीं आया, जब इंडिविजुअल एग्जाम होते थे तो यहाँ से पूछा गया है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन डेथ सर्टिफिकेट। दीज आर टू क्वेश्चन, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट, ये चार चीजें थी आपके सामने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी होगी डेथ सर्टिफिकेट में? लाइन, Disease or condition directly leading to death. नहीं, जो डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। लाइन फर्स्ट सी, लाइन वन सी जिसको हम कहते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि डिजीज को इनिशिएट इसी ने किया है, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको ना बोर्ड लेटर में ये पहले से ही लिखा हुआ था। तो मेन अंडरलाइन का क्या है? डायबिटीज मेलाइटस, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और इसी लाइन को, लाइन वन सी को ही हम कहते हैं इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, है ना। लाइन फर्स्ट सी भी कह लीजिए, लाइन वन सी भी कह लीजिए, इसी को इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अब इसको स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोई डिजीज थी, ऐसी कंडीशन जो डायरेक्टली जो है डेथ काज करा रही है, वो कौन से लाइन पे आएगी, और मेन एंटीसीडेंट या मेन अंडरलाइन काज है वो कौन सी लाइन पे आएगा। ये एज स्टेटमेंट भी ये क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट या मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दोनों सेम है, लाइन वन सी को ही कहते हैं। ठीक। अब आइए आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज, इसी में ये इसी का कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज का है। तो आइसबर्ग, इसको पहले भी डेमो क्लास में मैंने बताया था। तो आइसबर्ग में दो चीजें दिखती हैं, एक तो टिप आपको पता चल रही है, टिप ऑफ द आइसबर्ग जो नेकेड आई से हमें दिखता है, और उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो अंडर द वाटर होता है जो हमें नहीं दिखता है ना। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये माना गया कि जो आइसबर्ग है, इसको किसी कम्युनिटी में डिजीज जो होती है, कम्युनिटी में जो डिजीज का प्रोग्रेशन या डिजीज का जो फैलाव है या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको एज एन आइसबर्ग देखा जाना चाहिए। किसी कम्युनिटी या पॉपुलेशन में डिजीज को एज एन आइसबर्ग अगर हम देखेंगे तो ज्यादा बेटर व्यू मिलेगा। कैसे? आप देखेंगे एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है जो ट्रीटमेंट के लिए आती है, यानी जो डायग्नोस्ड केसेस है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो ये टिप है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये किस चीज को बताती है? डायग्नोस्ड केसेस को, जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और जो ये सबमर्ज पोर्शन है, बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनमें सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, सब क्लिनिकल या अनडायग्नोस्ड केसेस है, कैरियर स्टेट है वहां पे, तो ये सारे के सारे जो है ये सबमर्ज पोर्शन में आते हैं, है ना। सब क्लिनिकल या कोई डिजीज है जिसका कैरियर स्टेट है ना, मतलब अपेरेंटली तो वो हेल्दी दिख रहा है, उसकी डायग्नोसिस अभी नहीं हुई है, लेकिन उसको डिजीज कंडीशन है। तो ये सारी, ये क्या, ये सबमर्ज पोर्शन आता है, पूरा सबमर्ज पोर्शन। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन या ये कह लीजिए जो वाटर सरफेस है, सरफेस ऑफ वाटर है, ये
अपेरेंटली अपेरेंट और इन अपेरेंट केसेस को बताता है। जो लाइन ऑफ डिमार्केशन जो हम लेते हैं वो वाटर सरफेस को लेते हैं, जो लेवल ऑफ वाटर सरफेस है ना, वहां से लेते हैं। तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ये अपेरेंट केसेस को बताता है, यानी अपेरेंट केसेस मींस टिप ऑफ द आइसबर्ग। और नीचे वाला हिस्सा जो है वो इन अपेरेंट केसेस, यानी जो अनडायग्नोज्ड केसेस हैं, सब क्लिनिकल केसेस हैं। तो अब दो चार लाइनें हैं यहाँ पे। फ्लोटिंग टिप किस चीज को बताती है? डायग्नोज्ड केस, है ना, डायग्नोज केस। और वास्ट सबमर्ज पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा जो है ये अनडायग्नोज्ड केस को बताता है। अब उसमें और भी चीजें आप ऐड कर लीजिए, सब क्लिनिकल केस है, कैरियर्स हैं, ये सारे के सारे अनडायग्नोज्ड केसेस जो है वो जो सबमर्ज पोर्शन पानी के अंदर है उस चीज को वो बताता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट किससे कंसर्न होते हैं? अब दो चीजें हैं, इसको पहले भी बताया मैंने ना। अब चलिए ठीक है, जो डायग्नोज्ड केसेस हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसके यहाँ ये ट्रीटमेंट कराने जाते हैं? किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट के पास या क्लिनिशियन के पास? clinician, क्लिनिशियन के पास। तो क्लिनिशियंस आर कंसर्न विद टिप ऑफ द आइसबर्ग। और किसी कम्युनिटी में डिजीज के पैटर्न को निकालने के लिए एक बहुत अच्छा टूल होता है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग के जरिए अनडायग्नोज्ड केसेस को पता लगाया जाता है, या जो सब क्लिनिकल केसेस है उनका पता लगाया जाता है स्क्रीनिंग के जरिए। और ये जो स्क्रीनिंग का पर्पज होता है सिर्फ इसीलिए होता है कि जो अनडायग्नोज्ड केसेस है उनको जितनी जल्दी हो सके डायग्नोज किया जाए। और स्क्रीनिंग जो होती है वो किससे रिलेट करती है? एपिडेमियोलॉजिस्ट से। तो यहाँ पे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग हैं वो इससे कंसर्न रहेंगे। इसे जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, पूरा का पूरा जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट लोगों के लिए है। उन्हें जल्दी से जल्दी डिजीज को डिटेक्ट कराना होता है। अब दो चीजें और है, डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग। डायग्नोसिस कौन करेगा? clinician, क्लिनिशियन। क्लिनिशियन करेगा, जिसको ट्रीट करना, ट्रीटमेंट करना है ना। तो डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिशियन करेगा, और स्क्रीनिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट, epidemiologist, है ना, एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये बस इतनी, अगर ये छह लाइन हमें याद है, छह लाइन में भी अगर ऊपर की चार लाइन याद है तो ये तो बड़े इजीली हो, क्योंकि डायग्नोसिस जाहिर सी बात है डॉक्टर ही बनाएगा जो क्लिनिक पे बैठा हुआ होगा। और वो बहुत सारे उसके टूल्स हैं। डायग्नोसिस क्लिनिकली भी बना सकता है या बायोकेमिकली भी बना सकता है इन्वेस्टिगेशन के जरिए। स्क्रीनिंग का पर्पस क्या होता है? किसी बहुत बड़े कम्युनिटी में जो अनडायग्नोज्ड केसेस है उनको डायग्नोज करना होता है। स्क्रीनिंग जो है ऑलवेज जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट लोगों के लिए ये बनी होती है। और स्क्रीनिंग का कोई ये डायरेक्ट पूछ दे कि स्क्रीनिंग अगर टिप ऑफ द आइसबर्ग और सबमर्ज पोर्शन दिया, इसमें पूछे स्क्रीनिंग किसके लिए की जाएगी? दैट मीन्स कि जो सबमर्ज पोर्शन है उसके लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो इस आइसबर्ग फिनोमेना को नहीं दिखाती हैं। दैट मीन्स कि उनमें अनडाय सब क्लिनिकल या कैरियर स्टेट नहीं होते हैं। कौन कौन सी डिजीज होती हैं? rabies, रेबीज, tetanus, टेटेनस, ठीक, measles, मीजल्स, pertussis, रूबेला, है ना, pertussis, पर्ट्यूसिस, है ना। ये सारी चीजें डिजीजेस जो हैं ये आइसबर्ग फिनोमेना को नहीं है। क्योंकि रेबीज में जितने भी पर्सन को रेबीज होगी उनकी डेथ हो जाती है बाद में चल के। 100% इसका केस फर्टिलिटी रेट होता है रेबीज का, है ना। टेटाइनस क्या है? ये प्योरली क्लिनिकल है, मतलब इसमें सब क्लिनिकल कैरियर या वो अनडायग्नोज वाली बात नहीं है ना। अब मीजल्स में भी टोटली जो है वो एक्यूट केसेस होते हैं ना, सबकी क्लिनिकल डायग्नोसिस बनती है। रूबेला का भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे कैरियर स्टेट नहीं पाई जाती है या सब क्लिनिकल केस नहीं होते। और पर्ट्यूसिस में भी कैरियर या सब क्लिनिकल केस नहीं होते। तो ये सारी डिजीज जो है ये आइसबर्ग फिनोमेना को नहीं बताती है। और एक क्वेश्चन एक बार मैंने दिया था लास्ट टाइम, हाइपरटेंशन, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हाइपरटेंशन जो आइसबर्ग फिनोमेना को नहीं बता। भाई साहब, सबसे ज्यादा आइसबर्ग फिनोमेना को बताने वाली कोई डिजीज अगर है, आइडियल डिजीज, तो वो हाइपरटेंशन ही है। क्योंकि इसकी डायग्नोसिस, हाइपरटेंसिव पेशेंट की डायग्नोसिस कैसे बनती है? एक्सीडेंटल, पेशेंट आया किसी और काम से, पेशेंट आया किसी और काम से। आप एक नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि लाओ इसका ब्लड प्रेशर भी चेक कर ले, अगर 40 साल का है, 45 साल, पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहां से उसकी डायग्नोसिस। हाइपरटेंशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया इस तरीके का तो है नहीं कि ये सिम्टम पाए जाएंगे तो इसको हाइपरटेंशन होगा, नहीं ना। बस एक नॉर्मल मर्करी का स्पिगमोमैनोमीटर लगाइए या आजकल डिजिटल लगाइए, चेक करिए, हो गया तो ठीक, हाइपरटेंसिव है। बाद में फिर हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ है। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस ये जो डिजीजेज हैं, और ज्यादातर जो क्रोनिक डिजीजेज हैं,
ये आइसबर्ग फिनोमेना को सबसे अच्छे से शो करती हैं। अब आइए डिजीज को कैसे मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे उनको सर्विलांस यानी कंट्रोल ऑफ द डिजीज, डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है ना, डिजीज को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसमें एक टर्म आता है सर्विलांस का। अब बहुत सारी चीजों पे सर्विलांस लगता है, इवन फोन कॉल पे भी सर्विलांस लगाया जाता है। तो सर्विलांस के माने ये होता है कि किसी भी चीज के लिए, अब वो जरूरी नहीं डिजीज, यहाँ पे हम डिजीज को पढ़ रहे हैं तो डिजीज के बारे में, किसी भी डिजीज के लिए या किसी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या कंडीशन के लिए कंटिन्यूअसली कोई एक इस तरीके का पूरा ड्राइव चलाया जाए जिसमें क्या किया जाए, डेटा को कलेक्ट किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, और फिर उससे जो हमें नतीजा मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, उससे एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जाए जो आगे किसी डिजीज के, उसी डिजीज के कंट्रोल या प्रिवेंट के लिए यूज किया जा सके, है ना। और खास तौर से ये जो सर्विलांस की कंडीशन होती है, यूजुअली जो है ये इन्फेक्शस नेचर की जो डिजीजेस होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही थी। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही किसी को। आगे ठीक है। सर्विलांस, आवाज, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? सर अब दिख रही है, अब तक नहीं दिख रही थी। ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं से सर्विलांस पे शुरू होते हैं हम लोग। सर्विलांस की डिफिनेशन में ये है कि किसी भी, खास तौर से इन्फेक्शस डिजीज की बात मैं कर रहा हूँ, कि उनके नेचर को जानने के लिए कोई सिस्टमेटिक इस तरीके से सिस्टम वाइज डेटा को कलेक्ट किया जाए, उसको इंटरप्रेट किया जाए, और फिर उससे जो रिजल्ट निकल रहा है उससे एक एक्शन तैयार किया जाए, एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए ताकि उसके स्प्रेड को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। उस चीज को हम कहते हैं सर्विलांस, और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। डिजीज हो गई, खत्म हो गई, उसके बावजूद भी सर्विलांस होता है। आज भी स्मॉल पॉक्स का सर्विलांस पे है वो, ना, जो डिजीज खत्म हो गई उसके लिए भी सर्विलांस चलता ही रहता है। एक बार शुरू हो गया तो वो चलता रहेगा, उसके लिए साइट्स होती है, नोडल साइट्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली काम करती हैं, उन्हें जैसे ही कुछ इस तरीके की चीज मिलती है वो आगे की तरफ रिपोर्ट कर देते हैं। तो सर्विलांस में ये चीज होती है। तीन तरीके के सर्विलांस बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। सर्विलांस जो है बहुत तरीके का होता है, लेकिन मेडिसिन में यूजुअली तीन टाइप के यूज किए जाते हैं: पैसिव, एक्टिव एंड सेंटिनल सर्विलांस। पैसिव सर्विलांस क्या होता है? अब पैसिव सर्विलांस में, अब देखिए पैसिव है, कोई सेंटर है, सपोज दैट डॉट्स का सेंटर है। किस चीज का सेंटर है? डॉट्स का सेंटर है कहाँ पे? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, या कोई कम्युनिटी हॉस्पिटल है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे डॉट्स सेंटर बने हुए हैं। डॉट्स का मतलब क्या है? जहाँ पे एटीटी मिलती है ना, ट्यूबरकुलर पेशेंट को जहाँ पे फ्री में एटीटी मिलती है, डॉट्स सेंटर है। वहां पे कोई पेशेंट खुद चल के गया, डॉट सेंटर कहाँ पे था? पीएचसी पे था, सपोज दैट लोकल पॉपुलेशन थी, वहां पे एक पर्सन चला गया, उसको, उसने कहा कि उसे 15 दिन से फीवर आ रहा, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन भी है, 15 दिन से उसे फीवर भी आ रहा, तो अब सामने वाला सस्पेक्ट करेगा कि हो सकता है ये ट्यूबरकुलर हो, तो वहां पे अब उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? टीबी के लिए Yes, sir. स्पुटम Montrose. माइक्रोस्कोपी। हाँ, मॉन्टुक्स वगैरह तो सपोर्टिव एविडेंस है। मॉन्टुक्स जो बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेज में भी मिलता है, और, है ना। स्पुटम तो और यहाँ पे स्पुटम माइक्रोस्कोपी कराई जाती है ना, दो दो इसके वो लिए जाते हैं सैंपल, स्पुटम फॉर एफबी जिसको हम कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कराई जाती है अकॉर्डिंग टू आरएनटीसीपी, उसी से डायग्नोसिस भी की जाती है ना। तो वहां पे वो सस्पेक्ट करेगा तो उसका स्पुटम लेगा, और सपोर्टिंग एविडेंस के लिए बहुत सारी चीजें और पूछी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये, पेशेंट चल के आया, पेशेंट जो वो चल के आया पीएचसी पे, तो पैसिव सर्विलांस में ये चीज कही है, जो डेटा है वो खुद चल के आता है, हेल्थ सिस्टम को खुद रिपोर्ट करता है आके। पर्सन जो है वो हेल्थ सिस्टम को रिपोर्ट करने खुद चला आया, अपनी बीमारी लेकर आया, तो पता चला उसके अंदर ये कंडीशन है, वहां पे जब उसको स्क्रीन किया गया, तो पैसिव सर्विलांस में जो डेटा होता है ये खुद रिपोर्ट करता है हेल्थ सेंटर को। ठीक, इसकी ये डिफिनेशन है कि डेटा इज इटसेल्फ रिपोर्टेड टू हेल्थ सेंटर या हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम पे खुद ब खुद वो चल के आ गया, है ना।
तो फीवर था, कब विद एक्सपेक्टोरेशन था, वो आया किसी पीएचसी पे आया, सीएचसी पे आया, उसको स्क्रीन किया गया, पता चला कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है। तो अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी पैसिव सर्विलांस पे ही वर्क करते हैं। किस पे? पैसिव सर्विलांस पे ही वो रिलाई करते हैं अपने डेटा के लिए और अपने काम करने के लिए। तो ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द कह रहा हूँ, अब इसको याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आती है, जब हम यूजुअली कहते हैं दैट मीन्स कि ज्यादातर, लेकिन कंप्लीट नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो किस पे रिलाई कर रहे हैं? पैसिव सर्विलांस पे। सेकेंड चीज है एक्टिव सर्विलांस। एक्टिव सर्विलांस का मतलब क्या? अब यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम में कौन लोग आएंगे? हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर्स ये जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी के अंदर जाके, कम्युनिटी के अंदर जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। कम्युनिटी में जाते हैं हेल्थ वर्कर्स, वहां से डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये होती है कि जो एनवी, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ना, एनवीबी डीसीपी 2002 से ये शुरू हुआ था। तो एनवीबीटीसी पे मतलब कई कंपोनेंट है, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो था वो मलेरिया का था। मलेरिया का सर्विलांस कैसे होता है? जो रूरल एरिया है जहाँ पे मलेरिया का इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है, वहां पे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो एवरी फोर्थ नाइटली, हर 14 दिन के बाद वो हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, घर घर जाके पता लगाते हैं कि कोई फीवर का केस तो नहीं है। अब फीवर के केस में वो, जिसको भी फीवर मिलता है उसका वहां पे ब्लड सैंपल लेते हैं, उसकी स्लाइड तैयार की जाती है, एक थिक और थिन स्लाइड है ना। ब्लड सैंपल वहां से उनको कलेक्ट करते हैं, घर घर जाके जहाँ पे फीवर का केस मिला उससे ब्लड सैंपल लिया, और साथ में एक प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट भी क्लोरोक्विन दे के चले आते हैं एज ए मलेरिया के ट्रीटमेंट के तौर पे। लेकिन वो फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, बस फीवर था, उन्होंने सैंपल लिया, उसके बाद एक प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट दे के आ गए। दैट मीन्स कि एक्टिवली वो घर घर गए। इसको कहा जाता है एक्टिव सर्विलांस, कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें बताया मैंने मलेरिया कंपोनेंट का, तो इसमें 14 दिन के बाद, हर 14 दिन के बाद रूटीनली उनको जाना पड़ता है हाउस टू हाउस, ये देखने के लिए कि फीवर का कोई केस है कि नहीं है। ठीक। तो अब बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं। इंडिया में दो प्रोग्राम बहुत ज्यादा जो एक्टिव सर्विलांस पर डिपेंड करते हैं, एक तो यही नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा जो है नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, है ना, एनलेप, है ना, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये दोनों के दोनों ही एक्टिव सर्विलांस पे डिपेंड करते हैं। ठीक। अब थर्ड आता है ये सेंटिनल सर्विलांस। अक्सर यहीं से लोग सवाल पूछा करते हैं, जो नॉर्मल क्विज भी अगर बनता है कई ग्रुप से आप देखिए, तो सेंटिनल सर्विलांस का जिक्र जरूर आ जाता है। सेंटिनल सर्विलांस क्या होता है? एक्टिव पैसिव तो हो गया, ये समझ में आ गया। अब कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, लाइक आप एड्स को एग्जांपल मान के चलिए। एड्स को, सपोज दैट एड्स का पेशेंट है, तो इसका कोई एक तरीके से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत लंबा चौड़ा है, किसी पर्सन को पता नहीं होता। लेकिन इसके लिए कुछ नोडल सेंटर्स बनाए गए एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। और किसी को अगर एड्स है भी तो वो अपने आप को ज्यादातर छुपाने की कोशिश करता है, ना कि वो ट्रीटमेंट एक्टिवली, ना तो वो अपनी कम्युनिटी में बताएगा, ना ही वो एक्टिवली किसी ऐसे ही किसी क्लिनिक पे जाके ट्रीटमेंट करना शुरू कर देगा। छुप छुपा के रहना पसंद करते हैं, जिसको एचआईवी हो गया, है ना। तो एड्स के लिए खास तौर से कुछ ऐसे नोडल सेंटर्स बनाए गए, कुछ ऐसे क्लिनिक्स बनाए गए, जिनको स्पेसिफिकली ये जिम्मेदारी दी गई कि आपके पास अगर इस तरीके का कोई केस आएगा तो आप उसे रिपोर्ट करेंगे, ताकि जो मिसिंग केसेस हैं, जो नॉर्मल एक्टिव और पैसिव सर्विलांस से हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो मिसिंग केसेस हैं वो इसी सेंटिनल सर्विलांस से उसको आप सप्लीमेंट करेंगे। ये चीज हो गई। तो होता क्या है कि मान लीजिए कुछ एचआईवी के क्लिनिक्स हैं, दूसरे एसटीआईज के क्लिनिक है, या एसटीडीज के क्लिनिक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एड्स का पेशेंट जो है उसको कौन से फीचर ज्यादा डेवलप होंगे? मान लीजिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाले फीचर उसको डेवलप हो गए ना, क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, या जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, उसको और दूसरी डिजीजेस हो गई। इवन जो फीमेल लेडीज हैं एएनसी के लिए वो जा रही हैं, एएनसी क्लिनिक्स जो होते हैं,
है ना। तो यहाँ पे रूटीनली ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन टेस्टिंग के जरिए उनकी एचआईवी की स्क्रीनिंग की जाती है। तो ये जो नोडल सेंटर्स होते हैं ना, एचआईवी क्लिनिक है, एसटीडी क्लिनिक है, एएनसी क्लिनिक है, इनको ये कहा जाता है कि आप जो हेल्थ लेवल के जो पॉपुलेशन सॉरी जो पॉपुलेशन में हेल्थ कंडीशन ऐसी है जो मिस हो रही है, इस एक्टिव और पैसिव सर्विलांस के जरिए भी वो पता में नहीं आ रहे हैं, तो उनके डेटा को आप कलेक्ट करेंगे और उनको नोटिफाई करेंगे आगे चल के। तो बेसिकली इसका काम क्या है सेंटिनल सर्विलांस का? हेल्थ आइडेंटिफाइंग मिसिंग केसेस, टू आइडेंटिफाई मिसिंग केसेस, यानी इन दोनों सर्विलांस से अगर कोई केस मिस हो रहा है तो सेंटिनल सर्विलांस जो है उस मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करता है। दूसरे जो नोटिफाई, अब जाहिर सी बात है पैसिव सर्विलांस से इसने डेटा कलेक्ट किया, एक्टिव सर्विलांस ने बताया कि एक साल में हमारे यहाँ टोटल 45 मलेरिया के मरीज इस लोकेलिटी से आए, और वहीं पे पता चला कि एक दो केस मिस था, वो यहाँ पे पहुंच गया एएनसी या एसटीडी कहीं भी इस तरीके से पहुंच गया, इन्होंने भी उसे नॉर्मल फीवर का पेशेंट बना दिया, तो ये वाले जो है इसमें फिर से ऐड कर दिए जाएंगे कि नहीं 45 की जगह 46 केस थे इस एक साल में। तो दूसरी चीज क्या हो जाती है सप्लीमेंटिंग नोटिफाइड केसेस, ये दो काम इसके होते हैं, टू सप्लीमेंट नोटिफाइड केसेस ना। इसका सेंटिनल सर्विलांस का ये दो बेसिक काम होता है। एक तो इसकी क्या हेल्प करना है आइडेंटिफाई मिसिंग केसेस, पहले दो सर्विलांस से जो केसेस मिस हो गए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। दूसरे जो नोटिफाइड केस यहाँ से जो केसेस नोटिफाइड हुए, रूटीनली जैसे डेटा निकल के आता है ना कि एक साल में इस फला लोकेलिटी से इतने नंबर ऑफ केसेस आए, तो वहीं पे ये सप्लीमेंट करेगा कि नहीं आपने जो नंबर बताया था एक्स उसमें +2 और ऐड कर लीजिए, इतने केसेस थे। तो ये जो केसेस थे उनको नोटिफाइड केसेस को उसको और सप्लीमेंट करता है कि नहीं इतना और है, एडिशन करता है। तो ये सेंटिनल सर्विलांस का काम होता है। अब ये बेसिक डिफरेंस है व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज सर्विलांस। मॉनिटरिंग ये होती है कि अगर कोई प्रोग्राम, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो जब तक वो इशू रहता है, मान लीजिए कोई डिजीज है, वो जब तक डिजीज वो है एक बार क्योर हो गई मॉनिटरिंग खत्म हो जाती है। लेकिन सर्विलांस क्या, एक बार शुरू हो गया तो वो अनगोइंग ही है, वो चलता रहेगा, उसमें कभी ब्रेक नहीं होता, उसको कभी एंड नहीं किया जाता है ना। मॉनिटरिंग क्या है परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट टू डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट और हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन। कोई पॉपुलेशन है वहां पे कोई डिजीज कंडीशन, या हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई एपिडेमिक आने वाला है या कोई एंडेमिक डिजीज है, उसमें क्या उसका नेचर है, उस चीज को कंटिन्यू मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, वो डिजीज अगर एक बार खत्म हो गई, वन टाइम लीनियर एक्टिविटी है, अगर एक बार वो खत्म हो गई डिजीज जिसके लिए उसको मॉनिटरिंग की जाती, तो फिर जो है उसको बंद किया जाता है, स्टॉप वंस द डिजीज इज एलिमिनेटेड। डिजीज खत्म हो गई, मॉनिटरिंग खत्म हो गई, है ना। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसी का ब्रॉडर कंसेप्ट जो है, इसी का ब्रॉडर कंसेप्ट जो है वो सर्विलांस होता है, कंटिन्यूअसली होता है, ये कंटिन्यूअस स्क्रूटनी है। कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ऑफ द फैक्ट दैट डिटरमाइन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज। ये क्वेश्चन शायद आईपीजीटी में आया हुआ है, सर्विलांस की डिफिनेशन क्या होगी, मुझे याद है, हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन है सर्विलांस की डिफिनेशन पे, है ना। कंटिन्यूअस स्क्रूटनी यही चीज दी हुई थी वहां पे, कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ऑफ द फैक्ट दैट डिटरमाइन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज। किसी कम्युनिटी में कंटिन्यूअसली ये डेटा को कलेक्ट करके ये देखा जा रहा है कि ये पैटर्न है, इस तरीके से डिजीज हो रही है, तो इसके लिए ये काम अगर किया जाएगा तो इस डिजीज के अकरेंस को रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सर्विलांस के कंपोनेंट में आती है। कंटिन्यूअस साइकिल है, डिजीज एलिमिनेट हो गई, इरेडिकेट हो गई, उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू करेगी, इसको रोका नहीं जाता। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है, मॉनिटरिंग एक बार शुरू हुई, डिजीज जैसे ही इरेडिकेट या एलिमिनेट हुई, मॉनिटरिंग इज स्टॉप। लेकिन सर्विलांस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिजीज खत्म हो ना हो इसको चलना है, ये चलता रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, समझ में आया। यस सर। अब आइए कंसेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तीन चीजें इसमें आती हैं, डिजीज कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन। कि कब हम कहेंगे कि कंट्रोल है, कब हम कहेंगे कि एलिमिनेट है, कब हम कहेंगे कि इरेडिकेट है ना, ये तीन चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं डिजीज कंट्रोल को। व्हाट इज डिजीज कंट्रोल? डिजीज कंट्रोल के माने होता है ना रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज एजेंट टू सच ए लो लेवल दैट इट सीजेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब किसी कम्युनिटी में कोई डिजीज है वो कंटिन्यूअसली उसका अकरेंस हो रहा था, लेकिन क्या किया गया कंट्रोल में कि इस तरीके से कि ऐसे मेजर लिए गए कि उस डिजीज का ट्रांसमिशन जो है वो बहुत कम हो जाए। मान लीजिए पहले कंट्रोल वाला अप्रोच अपनाने से पहले
एक 5,000 की पॉपुलेशन वाला कोई कम्युनिटी थी, वहां पे ईयरली जो है 500 केसेस आ रहे थे मलेरिया के। उसके बाद वहां पे रेजिडुअल स्प्रेइंग की जाने लगी डीडीटी से, और दूसरे मेजर्स हो गए ना, एक्टिव सर्विलांस किया जाने लगा और लोगों को ट्रीट किया जाने लगा। तो क्या हुआ कि अब जो है सिर्फ 5 से 10 केसेस आने लगे। अब ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, 5 से 10 केस आ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से डिजीज कंट्रोल में ये कहा जाए, डिजीज के ट्रांसमिशन को इतना कम कर दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए, इस लेवल पे लेके आ जाए कि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अब ना बने। दिस इज कॉल्ड एज डिजीज कंट्रोल। डिजीज को ना तो एलिमिनेट कर रहे हैं, ना तो इरेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल तक उसको कम कर दे रहे हैं कि वो अब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बन पा रही। 500 केसेस से 5 से 10 केस आ गए, तो अब कोई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, पैनिक होने की बात नहीं है ना। तो इसका मकसद क्या होता है डिजीज कंट्रोल का? एक तो किस चीज को, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज। इंसिडेंस क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इन ए ईयर। मतलब एक साल में इसी 5,000 की पॉपुलेशन में मैं आपको बता रहा था कि 500 केस आ रहे हैं, दैट मीन्स की डिजीज इंसिडेंस क्या है, 500 है ईयरली उस पॉपुलेशन में। लेकिन अब क्या डिजीज इंसिडेंस है, 5 to 10, डिजीज कंट्रोल शुरू करने के बाद। तो रिड्यूस कर दिया ना हमने, इंसिडेंस को रिड्यूस कर दिया। तो इसका मकसद क्या है डिजीज कंट्रोल का, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज। दूसरे, जब डिजीज का इंसिडेंस कम होगा तो उसकी ड्यूरेशन भी कम होगी। कैसे? आप कंट्रोल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो डिजीज की ड्यूरेशन भी कम होगी ना, जल्दी से वो सही हो जाएगा। डिजीज का ड्यूरेशन कम होने का मतलब क्या है कि रिकवरी जल्दी हो रही है ना? और जब रिकवरी जल्दी होगी तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, या जिसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं या कॉम्प्लिकेशन है, वो कम डेवलप होगा, है ना। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज या इन्फेक्शन, उसके कॉम्प्लिकेशन को बेसिकली जो है उसको भी रिड्यूस करना है, ये इसका मकसद है। एंड टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी। जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे कम्युनिटी पे उतना ही ज्यादा बोझ पड़ेगा। 500 लोगों को ट्रीटमेंट और 5 से 10 लोगों का ट्रीटमेंट, दोनों में फाइनेंशियली बहुत गैप है ना। तो ये इसका मकसद है, ये चार इसके एम है डिजीज कंट्रोल के। टू रिड्यूस द इंसिडेंस, यानी नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे थे उनको कम करना है, उनको ट्रीट करना है ताकि जो उसका ड्यूरेशन है डिजीज का वो कम हो जाए। और जब ड्यूरेशन कम होगा, डिजीज जल्दी जल्दी वो क्योर होंगे पेशेंट, तो उनका कॉम्प्लिकेशन कम डेवलप होगा, यानी जो आफ्टर इफेक्ट है डिजीज का उसको रिड्यूस कर देना है। और फाइनेंशियल बर्डन, जो ट्रीटमेंट में अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट कास्ट भी ज्यादा आता है ना, तो पैसे की बचत भी होनी थी, ये भी एक मकसद था उसमें। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ना, अब ये एक पेड़ आधे तरफ से ये क्या है, ये सूख गया है, ये पेड़ जो है एक तरफ से सूख गया है। अब थोड़ी सी भी हवा चले ना चले, यहाँ से जो है इसकी जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं वो कंटिन्यूअसली गिरती रहेंगी, कंटिन्यूअसली वो गिरती रहेंगी, यानी जो इंसिडेंस है गिरने का वो बहुत ज्यादा है। यहाँ से अब थोड़ी सी भी हवा चले ना चले गिरता रहेगा, है ना। तो अब इतने ज्यादा ये पेड़ सूखा हुआ है तो काफी दिन तक ये गिरता ही रहेगा, कुछ नहीं किया गया तो ये ऐसे ही गिरता रहेगा। और मान लीजिए कोई बड़ी ब्रांच है, वो टूट के गिर गई, इसके नीचे कोई बच्चा था, कोई आदमी बैठा हुआ था, उसके ऊपर गिर गई, तो उसको भी चोट पहुंच जाएगी, है ना। तो उसका इफेक्ट भी एक इल इफेक्ट आ गया। दूसरे क्या होगा कि जिस कम्युनिटी में इस तरीके का पेड़ होगा, अब जाहिर सी बात है सफाई वफाई भी तो करनी है। एक आदमी कंटिन्यूअसली रोज सफाई करेगा, उसको पैसे देने, तो फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा। एक सपोज दैट, ये एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि एक आदमी को बुला के हमने क्या, यहीं से इसको सफाई पूरी करवा दी, यानी एक तरीके से जो इसका जो सूखा हुआ पार्ट था पूरा का पूरा हमने उसको कट करा दिया, खत्म हो गया ये। अब जब ये कट हो जाएगा पूरा, तो अब जो इसके गिरने का, सूखी डालियां जो थी, ब्रांचेस थी, उनके गिरने का इंसिडेंस खत्म हो गया, एकदम कम हो गया। अब मान लीजिए ये वाला जो हरा भरा पार्ट है, यहाँ से एक आध डाली कोई कभी इक्का दुक्का कभी गिरेगी, तो जो इंसिडेंस था गिरने का वो कम हो गया। और ये महीनों गिरता रहता है अगर इस पे कुछ नहीं किया जाता, लेकिन एक ही दिन में इसको साफ करवा दिया गया पूरा, तो उसका ड्यूरेशन क्या हुआ, वो एकदम कम हो गया। और अगर मान लीजिए कोई बड़ी ब्रांच थी, वो किसी के ऊपर गिरती, उसका इफेक्ट आता, उससे भी आप बच गए, और एक ही बार में हमने पैसा दे दिया, सब काम हो गया, तो फाइनेंशियल बर्डन भी खत्म हो गया ना। तो ये चीज होती है कंट्रोल करना। हमने पेड़ को पूरा नहीं काटा, हमने पेड़ को पूरा नहीं काटा, लेकिन जो जरूरी था हमने सिर्फ वो काम किया, यानी हमने सिर्फ कंट्रोल कर लिया। अब वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ये नहीं बनेगा, बल्कि अब इससे क्या है, फायदा ही मिलने वाला है आगे चल के। जो इसका खराब हिस्सा था उसको हमने खत्म करवा दिया, कंट्रोल में ले लिया हमने, पूरा पेड़ नहीं काटा। दूसरी चीज आती है डिजीज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के माने क्या होता है
सपोज निकालना दैट हम, खत्म जी, निकालना खत्म करना। जड़ से खत्म नहीं करना, जड़ से खत्म घटाना नहीं। हाँ, एलिमिनेशन का मतलब ये था। अब आप लोग अलग अलग लोकेलिटी के यहाँ पे होंगे, कोई यूपी का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई एमपी का होगा, कोई महाराष्ट्र का, कोई बंगाल का, ठीक है। आप अपने स्टेट को ले लीजिए, हर स्टेट की कोई एक ऐसी डिजीज होगी जो वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन होगी, है ना। लाइक अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ पे राजस्थान की ले लीजिए, वहां पे क्या है, स्टोन बहुत ज्यादा कॉमन है ना। तो अब यूपी में गोरखपुर की साइड जैपनीज इंसेफलाइटिस बहुत कॉमन है। तो अगर इन तरीके की डिजीज है, हमने इस तरीके का काम किया, ऐसे मेजर्स लिए गए कि वो डिजीज पूरे मान लीजिए ये पूरा यूपी है, पूरे यूपी से वो डिजीज खत्म हो गई। लेकिन हो सकता है कि नेबरिंग स्टेट एमपी या बिहार, यहाँ पे अभी वो डिजीज पाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। तो जो डिजीज एलिमिनेशन होता है, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ये एक पूरे एक बहुत बड़े डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया को बताता, इवन एक पूरे नेशन को ये बताता है। एक पूरे कंट्री से कोई डिजीज खत्म हो गई, पूरे स्टेट से कोई डिजीज अगर खत्म हो गई, तब हम कहेंगे कि ये डिजीज अब एलिमिनेट हो गई। दिस डिजीज हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया या फ्रॉम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। एलिमिनेशन क्या है, एक बड़ा ज्योग्राफिकल टर्म है। डिजीज को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे भी, है ना। कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज इन ए डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब यही है। उत्तर प्रदेश क्या है, ये पूरा। अब जब हम यूपी की बात करेंगे तो इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबकी बात होगी। एमपी की बात करेंगे, वो सिर्फ एमपी की बात होगी, वो डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप हो जाएगा पूरा वहां का, उसका अपना एरिया है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इन ए डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। कंप्लीटली हमने इंटरप्ट कर दिया, पूरी तरीके से उसके इंसिडेंस को रोक दिया। लेकिन आगे अभी लेकिन लगा है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में भी परसिस्टिंग इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या, कि जो आसपास का इलाका है, अभी वहां पे उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हो सकता है। क्या हो सकता है, वहां पे वो मौजूद हो सकता है अभी, सराउंडिंग में। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हो, बल्कि सराउंडिंग में अभी मौजूद है। डिजीज के ट्रांसमिशन को हमने एक डिफाइंड पॉपुलेशन से रोक दिया है। अब वो एक स्टेट भी हो सकता है, एक नेशन भी हो सकता है ना। कंट्री के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, किसी एक फिक्स रीजन लाइक यूपी एमपी, हाँ, या नॉर्थ ईस्ट पूरा कह लीजिए, वहां के लिए। तो अभी तक डिजीज एलिमिनेशन में इंडिया ने अब तक 4 डिजीज को एलिमिनेट किया है। इंडिया से, पूरे इंडिया से 4 डिजीज हैज बीन एलिमिनेटेड टिल डेट। सबसे पहले कौन सी डिजीज एलिमिनेट हुई थी इंडिया से, ये क्वेश्चन वाली बात है। कॉलेरा। स्मॉल पॉक्स। वो तो पूरे वर्ल्ड से एलिमिनेट हो गया, अभी उसकी बात करेंगे। अभी उसकी बात हम करते हैं। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से अब तक कितनी डिजीजेस जो है वो एलिमिनेट हुई हैं। ठीक है, इंडिया से अब तक कितनी डिजीजेस एलिमिनेट हुई हैं, 4 डिजीजेस। नंबर 1, सबसे पहले जो है गिनिया वार। गिनिया वार्म का दूसरा नाम क्या है, ड्रैकेनफ्यूलियसिस, है ना। गिनिया वार्म, ड्रैकेनफ्यूलियसिस, है ना। ये फरवरी 2000 में ये एलिमिनेट हो गया था इंडिया से। दूसरी डिजीज जो एलिमिनेट हुई थी, हो चुकी है, लेप्रोसी। हालांकि लेप्रोसी के अभी भी केस पाए जा रहे हैं, लेकिन लेप्रोसी का जो एलिमिनेशन क्राइटेरिया दिया गया था, वो दिया गया था लेस देन 1/10,000 केसेस, ना। लेस देन 1/10,000 केसेस, ये एलिमिनेशन क्राइटेरिया था लेप्रोसी का। इस क्राइटेरिया को इंडिया ने अचीव कर लिया। तो ये कहा गया कि हमने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया दिसंबर 2005 में। दिसंबर 2005 में लेप्रोसी भी एलिमिनेट हो गई। उसके बाद एक डिजीज आती है याज, है ना। ये कब एलिमिनेट हुई, जुलाई में, जुलाई 2016। जुलाई 2016 में याज को एलिमिनेट किया गया। और उसके बाद टेटनस की जो डिजीज है, मैटरनल टेटनस और नियोनेटल टेटनस, ये भी 2016 में ही इसको भी एलिमिनेट किया गया। नियोनेटल टेटनस एंड मैटरनल टेटनस 2016 में इसको भी एलिमिनेट, 4 डिजीजेज अब तक इंडिया ने एलिमिनेट की है ना। गिनिया वार्म 2000 में, लेप्रोसी 2005 में। लेप्रोसी का एलिमिनेशन क्राइटेरिया ये 2022 में मेरे ख्याल से एमओसीएच का एग्जाम हुआ था यूपी में, याद होगा लोगों को। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि लेप्रोसी का एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है।
तो लेस देन 1/10,000 ये एलिमिनेशन क्राइटेरिया है लेप्रोसी का, है ना। यास 2016 में और मैटरनल और नियोनेटल टेटनस भी 2016 में एलिमिनेट हो गया। अब इसको जैसे एक यहाँ पे पिक्चर लगाई मैंने, कैसे हम देखते हैं डिजीज एलिमिनेशन एलिमिनेशन को। जैसे हमने कहा ना कि पेड़ सूख गया था एक तरफ का, तो हमने एक तरफ से सिर्फ उसको साफ करवा दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जड़ से उसको काटना शुरू कर दिया। अब टोटल अब कट कर दिया, सपोज दैट ये सब कट हो गए, तो अब ना तो पेड़ है, ना तो उसपे पत्ते हैं, ना तो उसपे ब्रांचेस है, तो कुछ गिरना विरना है नहीं, सफाई हो गई, कंप्लीटली एकदम साफ है फील्ड। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या, इन्वायरमेंट उसके फेवरेबल में आता है, बारिश हो गई अच्छे से, उसको सब कुछ मिल गया, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से ब्रांचिंग हो जाए और ये फिर से नई इसकी जो ब्रांचेस हैं ये पूरी निकल आए और ये पेड़ की शक्ल फिर से ले ले। तो वही चीज यहीं पे है ना, कि कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज हमने रोक तो दिया यहाँ से, लेकिन अभी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ पे मौजूद है, इन्वायरमेंट में आसपास मौजूद है। जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मे भी फिर से वो डिजीज काज कर सकता है। यहाँ पे ये है कि अगर बारिश पानी सब अच्छे से मिला तो फिर से ये पेड़ जो है नई ब्रांचिंग के साथ एक पूरा पेड़ बन सकता है। ये जो नीचे सूखा हुआ पार्ट इसका मौजूद है, तो ये डिजीज एलिमिनेशन था, 4 डिजीज अब तक एलिमिनेट हो गई। नाउ लास्ट डिजीज इराडिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, इराडिकेशन का मतलब ये होता है कि जड़ से उखाड़ फेंकना, टीयरिंग आउट बाय रूट्स। और टीयरिंग आउट रूट्स का मतलब ये आल और नन फिनल, या तो पूरी तरीके से खत्म होगी या बिल्कुल नहीं खत्म होगी, ये वाला सीन आता है डिजीज इराडिकेशन में। और आप अभी आपने कहा था ना स्मॉल पॉक्स, तो टिल नाउ पूरे वर्ल्ड में दुनिया से अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही डिजीज जो है वो इराडिकेट हुई है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इराडिकेट हुई है ना। तो डिजीज इराडिकेशन जो है ये पूरे प्लेनेट के लिए है, पहली चीज। किसके लिए है? पूरे प्लेनेट के लिए है, मतलब पूरे अर्थ के लिए, सॉरी प्लेनेट, अर्थ को आप अच्छे से इसको कहिए, है ना, यानी कि एक अर्थ के लिए। अगर पूरी दुनिया से जब ये डिजीज खत्म हो जाएगी उसको हम कहेंगे इराडिकेट करना। और एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया, कोई एक नेशन हो, कोई एक दो स्टेट हो, वहां से कोई डिजीज अगर खत्म हो रही है तो उसको हम कहेंगे एलिमिनेशन। और किसी कम्युनिटी में अगर डिजीज के ट्रांसमिशन को हम कम कर दें, यानी नंबर ऑफ केसेस को हम रिड्यूस कर दें, तो वो हो जाता है कंट्रोल, है ना। इराडिकेशन क्या है? अर्थ के लिए पूरी दुनिया से उसको खत्म करना है, पूरी दुनिया से उसको खत्म करना है, यानी कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, टीयरिंग आउट बाय रूट्स, जड़ से खत्म कर देना है। तो अब तक टिल नाउ स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? यस। यस यस। सर। दिख रही, ठीक है। तो इरेडिकेशन में सिर्फ और सिर्फ अभी तक स्मॉल पॉक्स, कब ये इरेडिकेट हुई है? 1980, 1980, 1980 में स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया था। और यही अभी तक टिल डेथ यही एक ऐसी डिजीज है जो पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। इसके अलावा ग्लोबली जो है डब्ल्यूएचओ ने अगली जो 3 डिजीज को टारगेट किया है इरेडिकेट करने के लिए, उसका नाम भी देख लीजिए। 3 नेक्स्ट डिजीज जो टारगेट की गई है किसके लिए, इरेडिकेट करने के लिए, वो है पोलियो, मीजल्स एंड गिनिया वार्म। गिनिया वार्म के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, गिनिया वार्म इंडिया से सिर्फ एलिमिनेट हुआ, अभी दुनिया में है, उसके केसेस बहुत सारी जगहों पे आ रहे हैं। गिनिया वार्म सिर्फ इंडिया से एलिमिनेट हुआ है। पूरे वर्ल्ड से जब एलिमिनेट करेंगे दैट मीन्स की इराडिकेट। तो डब्ल्यू ने अब अगली 3 डिजीज जिनको टारगेट पे रखा है इराडिकेट करने के लिए, पोलियो, मीजल्स एंड गिनिया वार्म, जिसमें से पोलियो में पोलियो टाइप 2 जो वायरस है ये इरेडिकेट हो भी चुका है। लेकिन क्योंकि पोलियो 3 तरीके के वायरस से होता है, P1, P2, P3, जब तक तीनों इरेडिकेट नहीं होंगे तब तक नहीं माना जाएगा। तो एक तो हो गया, दो के लिए तैयारी अभी चल रही है ना। तो ये अगली 3 नेक्स्ट डिजीज टारगेटेड हैं जिनको इरेडिकेट करना है बाई डब्ल्यू, पोलियो, मीजल्स एंड गिनिया वार्म। और पोलियो 2 वायरस जो है ये इरेडिकेट हो चुका 2015